नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 16 जनवरी 2023 सोमवार। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया। नेपाल क्रेन क्रैश हादसा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के 4 युवकों की मौत। 3 दिन पहले घूमने गए थे, हादसे के वक्त फेसबुक लाइव थे। विमान हादसे में कुल 68 लोगों की मौत हो गई। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड मैच ड्रा, आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर चूका इंग्लैंड। भारत ग्रुप डी में अब भी नंबर 2 पर कायम। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट 60 अलग अलग नामों से करती है काम। मुकेश अंबानी भी है इसके बिजनेस मॉडल के मुरीद। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, जालंधर में 16 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी। सिद्धू मूसेवाला के पिता को गले लगाया। अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा। महंगे होम लोन कार लोन से जल्द नहीं मिल पाएगा छुटकारा। आरबीआई गवर्नर ने कहा यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जारी रहा तो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई बने रहेंगे। और अब खबरें विस्तार से। मौसम अपडेट। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटेगी शीतलहर, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, हिमालय की उत्तरी ठंडी बर्फीली हवाओं ने संपूर्ण इलाके में गंभीर शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली ठंड अपनी विकराल रूप धारण करके संपूर्ण इलाके में तांडव दिखा रही है। इसके अलावा राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्र के कुछ एक जिलों में पाला भी पड़ा है, जिसकी वजह से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कुछ एक स्थानों पर पारा गोते लगाकर माइनस में पहुंच गया है। वर्तमान परिदृश्य में हिमालय की उत्तरी बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में तापमान गोते लगा रहा है। कुछ एक स्थानों पर रात्रि तापमान माइनस में पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से अनेक स्थानों पर पाला जमने की स्थिति बनी हुई है। मैदानी राज्यों में राजस्थान के बाद अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। आने वाले दिनों की बात करें तो 19 जनवरी तक ठंड के कहर में बढ़ोतरी होगी और संपूर्ण इलाके में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान हाड़ कपाने वाली ठंड और गंभीर शीतलहर अपने प्रचंड और चरम रूप धारण कर आमजन की मुसीबत बढ़ाने वाली है। वहीं उत्तरी मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 19 और 20 जनवरी के दौरान सीमित स्थानों पर और 22 व 24 जनवरी के दौरान अधिकतर स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम आकार की गरज व चमक के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है। वहीं 23 व 24 जनवरी के दौरान संपूर्ण इलाके में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावनाएं बन रही है। सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम अनुसार कृषि फसलों को हल्की फुल्की सिंचाई अवश्य करते रहें। जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा मजबूती से चलता रहेगा गठबंधन, अपने संगठन को जोड़े कांग्रेस। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना हलके के 1 दिवसीय दौरे के तहत विभिन्न गांवों में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत ग्रामीणों ने किया। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि प्रदेश में 3 साल से अधिक समय से जेजेपी व बीजेपी गठबंधन चल रहा है। हम मजबूती के साथ चल रहे हैं और आगे भी साथ चलते रहेंगे। मजबूती से ऐसे ही गठबंधन चलता रहेगा। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही देश जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस संगठन में तोड़ाव हो वो भारत जोड़ने की बात करें, वो बहुत चिंता का विषय है। पहले उन्हें अपने संगठन को जोड़ना चाहिए, फिर भारत जोड़ो की बात करनी चाहिए। सरपंचों द्वारा 2 लाख से अधिक के काम ई टेंडरिंग से होने के सरकार के फैसले के सरपंचों द्वारा किए जा रहे विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरपंचों की मांग है कि ऑनलाइन टेंडर है वो 2 लाख से बढ़ाए जाए। सीएम मनोहर लाल ने और खुद उन्होंने भी कहा था कि 1 महीने का समय सरकार ले रही है। ये प्रक्रिया अगर इस तरीके से सही चलेगी तो सरपंचों को भी परेशानी नहीं आएगी। अगर इसमें काम नहीं हो पाते हैं, बजट लैप्स होने का डर रहता है, तो जरूर इस पर सरकार छूट देने का विचार करके देगी। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत रोगियों को 25 गंभीर बीमारियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी आर्थिक सहायता। हरियाणा सरकार गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करवा सके। मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से भी रोगियों को सीधा लाभ प्राप्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है। अब 3 बीमारियों के इलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा रही है। आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या फिर लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख नजदीक, पंजीकरण करवाना अनिवार्य। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। रेवाड़ी जिले के डीसी अशोक कुमार गर्ग ने किसानों से अपनी फसल का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है, जिससे उन्हें फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपने खेत को खाली छोड़ रहे हैं तब भी कोई फसल नहीं करने का पंजीकरण अवश्य करा लें, जिससे कोई और आपकी फसल का पंजीकरण कराकर लाभ न उठा ले। किसान अपनी भूमि का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तय कर दी गई है। इसके साथ ही पोर्टल पर किसान सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना व मौसम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए भी इसी पोर्टल पर ई क्षति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि किसानों को कोई समस्या आती है तो वो संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बीपीएल व अनुसूचित जाति परिवारों को लोन उपलब्ध कराने के लिए लगेंगे कैंप, चलाई जा रही है कल्याणकारी योजनाएं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल तथा अनुसूचित जाति परिवारों को लोन उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रेवाड़ी जिले की बात करें तो 23 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे पंचायत भवन खोरी, वहीं 25 जनवरी को पंचायत भवन लिशान व 27 जनवरी को पंचायत भवन खेड़ी रामगढ़ में इन शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं पशुपालन, हथकरघा, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाने का कार्य करने वाला, चमड़ा और चमड़े का कार्य करने वाला, फोटोग्राफर और बैटरी रिक्शा इत्यादि चलाने का कार्य करने वालों को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए बीपीएल पात्र के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रति होना अनिवार्य है। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री हरियाणा को पत्र लिखकर परिवार पहचान पत्र में हुई गलतियों को ठीक करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जो गलतियां हुई हैं उन्हें विभाग स्वयं ठीक करे, न कि उसके लिए लोगों को विभागों के चक्कर काटने पड़े। इसके साथ ही फैमिली आईडी में किसी भी गलती को ठीक कराने या फिर अन्य किसी भी सुधार के लिए समय सीमा व उचित व्यवस्था की जाए। विधायक सुरेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन आज फैमिली आईडी में बहुत सी त्रुटियां सामने आ रही है, जिसकी वजह से आमजन विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय की गलती सबसे अधिक देखने में मिल रही है। यदि किसी की वास्तव में इनकम 80,000 रुपए है तो उसे अधिक दिखाया गया है, जिससे वह सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं से वंचित हो गए हैं। इसी तरह से अन्य कई समस्याएं भी आमजन के समक्ष सामने आ रही है, लेकिन जब वह ठीक करवाने के लिए अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें निराशा याद लगती है, क्योंकि वहां पर भी वह ठीक नहीं हो पाता। विधायक सुरेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आईडी में जिनकी आय विभाग की तरफ से गलत आंकी गई है उन्हें स्वयं ठीक करवाया जाए। यदि किसी को आय में संशोधन करवाना है तो वह उसके लिए एक प्लेटफॉर्म व समय सीमा जरूर निश्चित की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को विभागों के चक्कर न काटने पड़े। सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में जोड़े नए कौशल विषय स्कूल और विद्यार्थी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए स्किल मॉड्यूल में नए सब्जेक्ट की पेशकश की है। सीबीएसई की तरफ से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में नए कौशल को जोड़ दिया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि नई शिक्षा नीति में मिडिल स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा में कौशल विषयों को पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत सीबीएसई ने अपने संबंधित स्कूलों के लिए कदम उठाया है। इसके तहत सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में कौशल विषयों को जोड़ा है। स्कूल और छात्र इन कौशल विषयों में से एक या फिर अधिक विषयों को चुन सकते हैं। यह कौशल विषय ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग के रूप में मौजूद हैं और छात्र ऑनलाइन मोड में इन विषयों की कक्षाएं भी ले सकते हैं। सीबीएसई से संबंधित स्कूल इन कौशल विषयों के लिए अपने छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ले सकते हैं। मुख्य विषयों की बात करें तो 11वीं कक्षा के लिए फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर को शामिल किया गया है। तो वहीं 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फाउंडेशन स्किल्स फॉर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। एयरफोर्स स्कूल जॉब्स अपडेट, नई दिल्ली में आई अनेक पदों पर भर्ती। वायुसेना स्कूल कैमरो नई दिल्ली द्वारा प्राइमरी अध्यापक, क्लर्क, हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2023 तय की गई है। हेल्पर के पदों के लिए अनपढ़ से लेकर 10वीं पास तक कोई भी आवेदन कर सकता है। वहीं क्लर्क उम्मीदवार स्नातक पास
पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होने चाहिए। वहीं प्राइमरी टीचर की बात करें तो आवेदक 50% अंकों से स्नातक पास तथा बीएड पास होने चाहिए। वहीं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों की बात करें तो ये आवेदक पीजीडीसीए, एमसीए या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष तो वहीं क्लर्क के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष, वहीं हेल्पर के लिए 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। अंतिम तारीख 27 जनवरी 2023 है। हरियाणा में 42,000 पदों पर भर्ती से पहले बदलेगा ग्रुप सी सर्विस नियम, विभागाध्यक्षों ने शुरू की प्रक्रिया। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के माध्यम से 42,000 से ज्यादा पदों को भरे जाएंगे, लेकिन इनके भरने से पहले ही ग्रुप सी के सेवा नियमों में बदलाव किया जाएगा। इन श्रेणी के काफी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होने के कारण नियमों को बदलना आवश्यक हो चुका है। मनोहर लाल मंत्रिमंडल की पहली बैठक जो दिसंबर 2022 में हुई थी, उसमें ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और 10वीं करने पर अपनी स्वीकृति दे चुका है। साथ ही मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 11 जनवरी को सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे में निर्देश जारी किए थे। नए सेवा नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं की जगह 12वीं हो जाएगी। भविष्य में उसके आधार पर ही भर्तियां की जाएंगी और युवाओं को नई नौकरी के लिए पात्रता प्राप्त करना जरूरी हो जाएगा। ग्रुप सी में अभी 10वीं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले अनेक टेक्निकल पद हैं, जैसे वन विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें आदि। कई विभागों में 50 से अधिक पद हैं जिनकी योग्यता 10वीं के साथ ITI या 10वीं और 3 साल का तकनीकी डिप्लोमा है। इन विभागों में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों की 12वीं के अनुसार पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। ई टेंडरिंग विवाद में डिप्टी सीएम की मां ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, सरपंचों की आवाज करेंगे बुलंद। हरियाणा में सरकार और नए चुने सरपंचों के बीच ई टेंडरिंग का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने तय किया है कि हर गांव में अब 2 लाख से ऊपर के कामों की ई टेंडरिंग होगी। इसका सरपंच विरोध कर रहे हैं। वह अपने स्तर पर गली नाली तक नहीं बना सकते। गाँव में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी होगी तो ग्रामीणों की जवाबदेही कौन करेगा। ई टेंडरिंग को लेकर प्रदेश भर में उठे बवाल के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां व बारडा से विधायिका नैना चौटाला ने एक बयान जारी कर अपनी सरकार पर निशाना साधा है। नैना चौटाला ने कहा कि सरपंचों को 2 लाख रुपए तक के काम करवाने की पावर देने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं 2 लाख में क्या होता है, जीएसटी वगैरह कटने पर सरपंच के पास 1.5 लाख रुपए बचेंगे और इस रकम में आप शौचालय भी नहीं बनवा सकते। गांव का विकास करवाना तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी। नैना चौटाला ने कहा कि वो प्रदेश सरकार से मांग करती है कि जो पावर सरपंचों के पास पहले थी वही उन्हें वापस दी जाए और इसके लिए वो सीएम, डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री से बात कर सरपंचों की आवाज बुलंद करने का काम करेंगी। वो गठबंधन सरकार के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं और सरपंचों के समर्थन में उतरकर उनका साथ देने के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रत्येक प्ले स्कूल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य, हरियाणा सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हरियाणा सरकार की ओर से प्ले स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशानुसार प्रत्येक प्ले स्कूल संचालक द्वारा अपने स्कूल का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रदेश के सभी प्ले स्कूल संचालक अपने अपने प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के द्वारा प्ले स्कूलों के संबंध में नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें आयोग ने सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है और स्कूलों के लिए मानदंड भी तैयार किए हैं। सभी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तर पर 1 वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाएगा। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू 26 जनवरी को महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी से पद यात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रदेश में घूमने के बाद इस यात्रा का समापन चंडीगढ़ में किया जाएगा। यात्रा के दौरान वे जनता के बीच रात्रि ठहराव करेंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने रविवार को महम में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा में किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पद यात्रा प्रदेश में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाने, किसानों को MSP दिलाने, कर्मचारियों को OPS, बेटियों को उचित शिक्षा दिलाने व प्रदेश के लिए लोगों को उनके जायज हक दिलवाने के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें सड़क से लेकर सदन तक जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वह लड़ेंगे और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे। उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है जब हम सबको मिलकर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में आप सब कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को नई दिशा देने का काम करें। मकर संक्रांति मिलन समारोह में महिलाओं की भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि महिला शक्ति का सहयोग पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा।
हरियाणा के जींद के गांव घिमाना की ग्राम पंचायत ने नई और एक सकारात्मक पहल की है। इसके तहत गांव के दोनों एंट्री पॉइंट पर 25 हेलमेट रखवाए गए हैं। गांव से अगर कोई व्यक्ति बाइक पर बाहर जा रहा है तो इन हेलमेट को पहन सकता है, वापस आने के बाद यहीं पर रख सकता है। सड़क सुरक्षा के तहत हादसों से सड़कें खून से लाल न हो, इसलिए ग्राम पंचायत ने यह पहल शुरू की है। युवाओं को हेलमेट पहनने की शपथ भी दिलाई गई। रविवार को गाँव घिमाना में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सरपंच कविता देवी ने की। गाँव के काफी लोगों ने पंचायत में भाग लिया। घिमाना की सरपंच कविता देवी ने बताया कि गांव के दोनों एंट्री पॉइंट पर हेलमेट रखे गए हैं। शहर में या फिर कहीं भी गांव से बाहर जाते समय किसी भी ग्रामीण के पास अगर हेलमेट नहीं है तो वह इन हेलमेट्स का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह की पहल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सड़क हादसों में किसी की भी जान न जाए। गाँव में कई मौतें सड़क हादसों में अतीत में हो चुकी है। अगर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो हादसों में जान बचने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा गांव में जितने भी साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी समेत दूसरे वाहन हैं, सभी पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है ताकि धुंध और अंधेरे में आगे वाला वाहन दिखाई दे सके। सरपंच द्वारा शुरू की गई पहल में ग्रामीणों ने भी पूरा सहयोग देने का आह्वान किया है। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया। न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा तो विराट कोहली की 46वीं सेंचुरी। टीम इंडिया ने रविवार को वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रन से हराया। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। यहाँ इस मैच में टीम इंडिया ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह वनडे इतिहास में किसी एक देश को खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। भारत ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को 96 बार हराया है। दोनों टीमों के बीच कुल 165 वनडे खेले गए हैं। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की 95 जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जीत के हीरो रहे। विराट कोहली ने नाबाद 166 रनों की पारी खेलते हुए 46वां वनडे तक जमाया, तो वहीं शुभमन गिल ने 116 रनों की पारी खेली। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 390 रन का विशाल स्कोर बनाया, तो वहीं कोहली प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 22 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 73 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 35 दिनों में 60,000 मौतें तो भारत में 181 नए मामले सामने आए। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा पेश किया है। चीन के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक यानी 35 दिनों में 60,000 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से अधिक बताई गई थी। भारत में हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1254 एक्टिव केस हैं। कोरोना के शुरुआती दौर से अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन से आने वाले यात्रियों पर 17 देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ चीन से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। मोरक्को ने तो चीन के यात्रियों को बैन कर दिया है। ताइवान ने भी चीन से आने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्टिंग कंपलसरी कर दी है, तो वहीं पाकिस्तान और फिलीपींस भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थाईलैंड और न्यूजीलैंड ने भी कोई प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। तो साथ ही चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। तब से लेकर अब तक शी जिनपिंग सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त नियम लागू किए। जीरो कोविड पॉलिसी लाई गई। बेहद सख्त लॉकडाउन लगते रहे। तमाम दावों और वादों के बावजूद कोरोना कंट्रोल नहीं किया जा सका। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।